सुप्रभात दोस्तों। आज हम सभी यहाँ पर एक वाद विवाद को लेकर उपस्थित हुए हैं कि इस समय राजनीति में भाजपा सफल रही है, भाजपा का शासनकाल सफल रहा है या नहीं। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा का शासनकाल सफल रहा है, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा का शासनकाल सफल नहीं रहा है। तो मैं कहता हूँ, मेरा मत है कि भाजपा का शासनकाल सफल है कि वर्तमान समय में कृषि विधेयक पारित हुआ है। तो इसमें किसान आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा चाह रही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, लेकिन किसान इससे सहमत नहीं है। तो मेरा मानना है कि भाजपा जो भी कर रही है वो सही कर रही है। जैसे अभी ये कृषि विधेयक पास हुआ है और बहुत सारे लोगों का मानना, बहुत सारे लोग राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, वो बन गया। और धर्म मतलब सभी धर्मों को फॉलो करते हैं बीजेपी, जैसे मुसलमान धर्म के लिए बीजेपी ने मस्जिद बनवाई। तो मेरा मानना है वो पूरी तरह सफल है। गुड। नमस्कार सभी मित्रों को। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम एक वाद विवाद को लेकर कि भाजपा और बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस में से किसकी सरकार का शासनकाल सही रहा और किसने किसके पक्ष में क्या क्या किया। तो उसी को लेकर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग को ये एक सभी लोग अपने पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे। तो सत्येंद्र, आप बताइए, आपको क्यों लगता है कि भाजपा का शासनकाल सफल रहा है? भाजपा का शासनकाल सफल रहा है, जैसा कि हमने देखा कि 1990 में भारत के पास जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर कोई भी टनल नहीं थी। बस भाजपा के सरकार के दौरान वहाँ पर अटल टनल, जिसको हम रोहतांग टनल भी कहते हैं, वो बनाई गई है, जिससे हमारे काफ़ी सैन्य बलों को मदद पहुँचेगी लड़ाई के दौरान। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक बहुत अच्छा निर्णय था भाजपा सरकार का। गुड। आपके हिसाब से? और भाजपा के ज़माने में तब कांग्रेस थी तो अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। अमेरिका उस समय ज़्यादातर पाकिस्तान का साथ दिया करता था, और इस समय जब भाजपा का शासनकाल आया तो अमेरिका से हमारे संबंध, जहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि इस समय शायद वे अटूट संबंध हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जैसी महान शक्ति हमारे देश के साथ है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है हमारे लिए भाजपा की तरफ से। और कांग्रेस के ज़माने में जो अमेरिका थी, अमेरिका जैसी महान शक्ति, और उस समय भारत पर ज़्यादा शक्ति भी नहीं थी इस समय के कंपेयर में। तो वह पाकिस्तान का साथ दिया करता था, और पाकिस्तान हमारा बड़े से बड़े दुश्मनों में से एक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका जैसी महान शक्ति को हमारे साथ में ला दिया गया, यह भी सैन्य बलों के लिए और भारतीय सेना के लिए बहुत लाभदायक है। वेरी गुड। मैं अपने विपक्ष की पार्टी के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि अमेरिका आज सबसे अच्छी पावर है, जो कि हर एक चीज़ में आगे विकसित हो चुकी है। तो विकसित हुए देशों की पावर हमारे देश के साथ होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी विकसित कर रहे हैं अपने आप को। जैसे कि मैं एक वाद रखना चाहता हूँ सबके सामने कि मोदी के काल में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा है कि उन्होंने किया। जैसे कि जो संवैधानिक प्रावधान है उनको फॉलो करके उन्होंने किया। लेकिन अगर हम बात करें कि जो एक ग्रास रूट रियलिटी होती है सोसाइटी में, समाज में, वो एक तरीके से चेंज नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा काम जो कांग्रेस ने किया वो मतलब कि निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये सबसे अच्छी पॉलिसी थी और जो अच्छा नियम था, कानून था जो कांग्रेस लेके आई। तो इसकी वजह से ही जितने भी विकसित देश हैं वो उनको एक शय मिली कि वो इस भारत देश में आके अपने इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपनी अच्छी कंपनियों को डेवलप कर सकें, जिससे कि इंडिया का ग्रोथ बढ़े। और जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करें ही करें।
अच्छा, मैं बताना चाहूँगा जैसा कि सत्येंद्र जी ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में टनल बनी, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा वो सुरंग कांग्रेस के काल में शुरू हुई थी बनना। वो तो भाजपा ने तो बस एंड में उसकी फिनिश किया उसका वर्क, तो वो इसका पूरा श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए, ना कि भाजपा को। एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी स्थिति में अगर हम कांग्रेस को मतलब बुराई कर रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस ने बिल्कुल अपने आप को प्रूव नहीं किया होगा। उसने प्रूव किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे एक सामाजिकरण को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, ना कि किसी भी निजीकरण किसी निजी हाथों में अपनी प्रॉपर्टी को सौंप रही थी। लेकिन बीजेपी काल में यही हो रहा है। कितने सारे किसान आज सड़क पर आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा विधेयक पास कर दिया है जिसके थ्रू किसान लोग हैं वो अपने आप को एक तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि अगर ये बिल अगर पास होता है और ये कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी रईस लोग हैं इस देश के और जितने भी विकसित देश हैं और उस देश के रईस लोग हैं उनको फायदा होगा। अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से तो बीजेपी का कहना ये है कि हम लोगों ने मीडिएटर्स को जो बिचौलिया थे, हमारा टास्क ये था कि हम उनको मिटाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो फार्मर्स जो खुद अनुभव कर चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि आप बिचौलियों को हमारे बीच में से हटाएं, जो स्थिति थी उसी स्थिति में हमको रहने दें और हम जो कर रहे हैं और हमें करने दें। लेकिन बीजेपी का कहना ये है कि बीजेपी अपने उस पे वचन पर अटल है, तो इस वजह से किसान कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कि एक डोमिनेंस एक नेगेटिव डोमिनेंस पूरे समाज के ऊपर बीजेपी कर रही है, तो ये गलत है। हमको सभी आज समाज के एक परत को देखकर चलना है। गुड। जैसे कि मेरे भाई अभी अनिल ने बताया है हमारे इस वाद विवाद में कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कांग्रेस का शासनकाल एक 70 साल का शासनकाल था, जो कि एक बहुत लंबा समय था। उसने इतने लंबे समय में इतना कुछ नहीं किया जितना कि बीजेपी ने बहुत कम समय में कर दिया। जैसे कि किसी कांग्रेस के शासनकाल में जब कोई बाहरी ताकत हमारे देश पर आक्रमण करती थी तो हमें हमेशा उसके सामने झुकना पड़ता था और उसके सामने हमें हमेशा अपना एक तरह से उसके सामने जाके हमको बस वाद विवाद और एक सलाह ही करनी पड़ती थी। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा देश उस जमाने में कांग्रेस के शासनकाल में बाहरी ताकतों से लड़ने लायक और उस मुकम्मल नहीं था कि हम उनसे लड़ सकें और उनका मुकाबला भी कर सकें, और ना ही हमारे पास वो सब टेक्नोलॉजी और वो सब कुछ था जिससे कि हम अपने आप को अपने ऊपर बढ़ा सकें। जैसे कभी मेरे भाई ने बताया कि ये सब कांग्रेस ने किया था कि हम अपने देश को कंपनियों को बाहरी कंपनियों को बुलाएं और अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। मात्र कांग्रेस के 70 साल के शासनकाल में केवल 2 मोबाइल कंपनियां ही भारत के अंदर प्रवेशित थीं, लेकिन आज जो मोदी का शासनकाल है इसके उपरांत केवल और केवल हमारे देश ने एक साथ में इस शासनकाल के अंदर 102 कंपनियां खड़ी कर दी हैं, जो कि बाहर से बुला के। अब मात्र कांग्रेस के शासनकाल में तो 2 ही थी, लेकिन मोदी के शासनकाल में 2014 से लेके अब तक 100 कंपनी को हमने बाहर से बुलाकर अपने देश में काम करने के लिए स्थापित कर दिया है। गुड। चलो मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो हमारा जो देश है अब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अगर किसी देश से अगर लड़ाई होती भी है तो हमारा देश आज सक्षम है कि उससे लड़ सके। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हथियारों से हम भरपूर है, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कितना कर्जा है देश के ऊपर। और रही बात ये, तो आप ये बोल रहे हो जैसे कि कोई घर है वो बाहर से तो अच्छा है लेकिन जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ देश में हो रहा है कि लोग हैं उनको ढंग से वो नहीं मिल रहा है, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहे हैं वो। और रही बात खाने की, अगर जो लोग हैं जो किसान हैं वो भी सड़कों पर आ रहे हैं। और अगर देखी जाए जैसे जो तुम्हारा ये लॉकडाउन लगा था उसमें कई लोगों को बहुत ही असुविधा हुई थी। और देखा जाए मतलब जो हमारा देश है ना इस टाइम वो बहुत, उसकी जो जीडीपी देखी जाए और ये मतलब बहुत पीछे आ चुका है हमारा देश, तो हम ये नहीं कह सकते। आपने कहा कि जैसे लॉकडाउन लगा तो हमारे देश को बहुत ज़्यादा हानि हुई है। यहाँ पर जो कारण है वो भाजपा का कारण नहीं बनता, ये बनता है एक बड़ी महामारी का कारण, जिसमें न भाजपा कुछ कर सकती थी न कांग्रेस कुछ कर सकती थी। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय किसान सड़कों पर उतर आए हैं, भाजपा भी ये नहीं चाहती कि किसानों को
घाटा हो। भाजपा ये चाहती है कि किसी ना किसी माध्यम से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आप ये नहीं कह सकते थे कि किसान सड़कों पर उतर आए हैं, किसान अपने मन से सड़क पर उतर के आए हैं, लेकिन भाजपा ने उनके लिए अच्छे से अच्छा करना चाहा। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि हमारे भारत सरकार के ऊपर काफ़ी कर्जा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के ऊपर सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है, और जबकि इसकी अंतर में देखें चाइना के ऊपर 24 से ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर कर्जा है। तो वो देश एक विकसित देश है और हम इतना सक्षम हैं कि हम उस कर्जे को चुका सकते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ऐसे जो बुलेट ट्रेन का जो बिल पास हुआ था, तो हमें सिर्फ ये बताइए जो बुलेट ट्रेन के लिए जो हमारे भारत ने इतना कर्जा लिया था, क्या वो सही था? क्योंकि अगर आप देखते हो हमारी जो भारत की जो कंडीशन है वो इस टाइम बुलेट ट्रेन के लिए नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बुलेट ट्रेन को अपनी पटरियों पर दौड़ा सके, क्योंकि आप पटरियों की स्थिति देख रहे हो, लेकिन आप बात कर रहे हो बुलेट ट्रेन लाने की, तो ये क्या सही है? और रही बात, अगर मैं ये बताना चाहता हूँ जो मोदी है ना, उन्होंने जितने भी वो लिए हैं, सब जितने भी कह सकते हैं ऑर्डर, मोदी जी ने जितने भी ऑर्डर लिए हैं वो अचानक लिए हैं। उन्होंने कभी लोगों के बारे में नहीं सोचा। नोटबंदी की तब भी लोगों के बारे में नहीं सोचा कि लोगों पर क्या गुजरेगा, क्या होगा। उन्होंने बस ऐलान कर दिया। क्या ये सही है अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो? अगर रही बात किसान के बिलों की, तो उन्होंने किसानों के बारे में नहीं सोचा कि किसान क्या क्या करेंगे और उनको कितनी असुविधा होगी। उन्होंने तो बस ऑर्डर पास कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की तरफ नहीं देखोगे। और सर मैं एक चीज और, बीजेपी ने जो भी आज तक निर्णय लिए हैं उसमें पब्लिक का कोई फायदा नहीं सोचा है। और जैसे नोटबंदी का निर्णय लिया उसमें आरबीआई ने भी यही कहा कि 99.3% नोट्स की रिकवरी हो चुकी है। और उसके बाद अगर बात की जाए और उसकी विकास दर की बात की जाए तो भारत की जो विकास दर थी कोरोना के दौरान वो -23.9% थी, और ये सभी देशों से अगर इसकी तुलना की जाए तो सबसे कम विकास दर थी ये। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे मोदी जी ने जो कई सेक्टर हैं उनको निजीकरण कर दिया है, जैसे रेलवे की बात करें और बिजली की बात करें, उनसे आपको पता है कि मतलब लोगों का कितना असुविधा होगी। जैसे कि आप बिजली की बात करें तो पर यूनिट बहुत महंगी हो गई है, और अगर रेलवे की बात करें तो जो टिकट लगती है वो भी महंगी हो गई है। तो इससे हम लोगों को ही असुविधा हुई है। सरकार को क्या असुविधा है हमें बताइए। जैसे कि आपने अभी कह दिया कि लोगों को इस महंगाई से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, जैसे कि निजीकरण से और रेलवे के टिकट से। जब आपकी कोई सरकार आपकी पेमेंट बढ़ाती है तब तो आपको दिक्कत नहीं होती है, केवल थोड़ा सा महंगाई बढ़ने से आपको दिक्कत हो जाए। महंगाई कब नहीं बढ़ रही थी? क्या महंगाई कांग्रेस के शासनकाल में नहीं बढ़ी थी? कांग्रेस का जब शासनकाल था एक समय में 9 रुपए प्रति लीटर डीजल और तकरीबन 12-13 रुपए लीटर पेट्रोल आती थी। तो क्या कांग्रेस का शासनकाल खत्म होते होते क्या ये पेट्रोल और ये डीजल के जो दाम है, मूल्य है, ये 60 रुपए के आसपास नहीं पहुंचा था? कि आज ही पहुंचा है, आज 80 पहुंच गया तो क्या हुआ? जैसा कि आपने कहा भारत पर कर्ज बहुत ज़्यादा है और हमारी पटरियां खराब हैं और हमें मेट्रो चलाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमने जो कर्जा लिया है उससे पटरियां सुधरेंगी और मेट्रो ट्रेन आएगी, और फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे जनता के पास से पैसा आएगा और हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और वह पैसा जनता के काम भी आएगा, और जो मेट्रो ट्रेन में सवार यात्रियों द्वारा जो पैसा आएगा उससे हमारी जीडीपी में अत्यधिक वृद्धि होगी। तो इससे कर्ज चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है। जितना कि हमने कर्ज लिया उससे ज़्यादा जीडीपी भी बढ़ सकती है। मैं अपने विपक्ष पार्टी का एक बहुत मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं इसके लिए कि जो भी इन्होंने विचार विमर्श किया अपने लिए कि सकल घरेलू उत्पाद जो हुआ था 23% समथिंग उसका घटना था सकल घरेलू उत्पाद का, तो उससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 22,000.22 करोड़ रुपए का कर्ज, वो भी एज ए इंटरेस्ट हमने लिया था। तो पहले सुनिए, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, जो मतलब आमची मुंबई से लेके अहमदाबाद तक लागू किया गया है, तो उसमें ये है कि मेट्रो ट्रेन तो एक सामाजिक व्यवस्था लागू की गई थी कि जिसमें कि सभी वर्ग के लोग आपस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ये है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें आपने सामाजिक तत्व का
सामाजिक तत्व की उपस्थिति नहीं दी है। उसमें केवल रईस लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो फेयर रहेगा वो इन कंपैरिजन टू मेट्रो ट्रेन बहुत लो एक्सटेंडेड रहेगा। तो उसमें केवल रईस लोग ही अपने आप को एबल कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। और रही बात ये कि जो आपने बोला कि किसान सड़क पर अपने आप उतर आए, अपने आप उतर नहीं आए। किसान, मोदी जी जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था अमेरिका में, तो मोदी जी मीटिंग के लिए गए हुए थे, तो वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हुई थी मोदी के साथ। तो मोदी से किसी एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये बोला, मिस्टर मोदी, हाँ मिस्टर मोदी जी को एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये बोला कि आप अपने किसान, अब जो आपके किसान भाई हैं, आप उनको ज्यादा, हद से ज्यादा सब्सिडीज दे रहे हैं, तो उस सब्सिडीज को कम कर दीजिए, है ना। तो सब्सिडीज को कम करने के लिए उन्होंने केवल एक राय दी थी, लेकिन मोदी ने अपना कोई भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल यूज नहीं किया उस समय। उन्होंने केवल जो उन्होंने बोला वो यहाँ पर आके इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन मोदी, आज जो किसानों का तर्क ये है, किसान ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो सब्सिडीज हमारी खत्म की हैं, उससे कहीं ना कहीं हमको तो घाटा है ही है, लेकिन जो फायदे में रहेगा वो केवल विदेशी कंपनियां रहेंगी, क्योंकि आज हमारी एनर्जी केवल इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। लेकिन कल के समय में क्या पता हमारी एनर्जी फॉडर बेस्ड हो, तो उसमें क्या किया जाएगा, इसमें मोदी जी ने बिल्कुल नहीं सोचा। और रही बात कि ये बोलना कि किसान अपने आप सड़क पर आ गए हैं, अपने आप कोई नहीं आता भाई, क्योंकि परेशानी उनको है, तभी वो लोग आए सामने, ठीक है। और रही बात ये कि मोदी जी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में मोदी जी गए, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व दिया, ठीक है। लेकिन प्रतिनिधित्व दिया केवल एक फिजिकल बॉडी की वो उपस्थिति दी थी उन्होंने, जो एक माइंड की उपस्थिति होती है, दिमाग की उपस्थिति होती है, सोचने की क्षमता होती है, बुद्धि परजीवी बुद्धि का परिचय जो होता है वो उन्होंने नहीं दिया। अगर हम बात करें सर, यहाँ पर इतने सारे लोग स्कॉलर्स बैठे होते हैं, इतने सारे इंटेलेक्चुअल लेवल होते हैं, उनका सोचने की क्षमता इतनी तेज होती है, इतनी प्रबल होती है, दूरदर्शिता, हाँ दूरदर्शिता इतनी अच्छी होती है कि जो कुछ होना है वो पहले से उसे आंक लेते हैं, ठीक है। तो मोदी जी केवल एक क्या बोलते हैं, एक दिखावे पर काम कर रहे हैं, वो रियलिटी में काम नहीं कर रहे। अगर बात करें जीएसटी की और विमुद्रीकरण की, तो विमुद्रीकरण, अब मोदी बोलेंगे कि विमुद्रीकरण मोदी ने सडनली किया, लेकिन विमुद्रीकरण एक स्लो प्रोसेस था जो कि बहुत समय से चल रहा था, कांग्रेस के पीरियड से चल रहा था। लेकिन कांग्रेस अपने आप को ये सोच के नहीं इंप्लीमेंट कर रही थी कि अगर हमने विमुद्रीकरण लागू किया तो कहीं ना कहीं किस किस तत्व को और किस किस वर्ग के पक्ष को नुकसान होगा, फायदा होगा। लेकिन एट द सडन नाइट मोदी जी ने वो एक विधेयक पारित किया और इस विधेयक को कानून के रूप में पारित कर दिया, जिससे कि कितनी हानि हुई देश को। हम केवल एक साधारण सोच में बात नहीं कर सकते, हमको एक प्रैक्टिकलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए कि एक विचार विमर्श होना जरूरी है, दूरदर्शिता का होना जरूरी है। हम एमआई कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि अभी मेरे भाई अनिल ने बताया है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में और मोदी जी के साथ में काम करने वाले, बहुत दूरदर्शिता तक देखने वाले लोग काम कर रहे हैं। केवल मोदी जी अपने विचार से ही कोई भी कानून को एकदम थोप देते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मनमोहन जी कभी अपने दिमाग से काम करते थे? मनमोहन जी हमेशा सोनिया गांधी और इन्हीं के दिमाग से काम करते थे। उनको तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कल कौन से देश का दौरा करना है और आज कौन सी जगह मुझे इंडिया में जाना है। जहां उनको बताया था उस सीट पे वो बैठ जाते थे और उसी सीट से वो उठ के चले जाते थे। तो क्या उनका शासनकाल अच्छा था? सर, मैं मिस्टर अजय को एक जवाब देना चाहता हूं कि मिस्टर मोदी जी के बारे में ये बोल रहे हो कि मिस्टर मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं वो सेल्फ डिसीजन होता है, ठीक है, दूरदर्शिता का कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सर एक इकोनॉमिस्ट थे, एक वेल इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन नेशन। सो उनको पता था कि इंडिया की जीडीपी और इंडिया का एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ सकता है, ठीक है। मिस्टर मोदी, अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर मोदी एक केवल सामाजिकरण पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको किसी एक एकेडमिक की नॉलेज नहीं है, ठीक है। लेकिन मनमोहन सिंह जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते थे किसी के फायदे के लिए, तो सबसे पहले उसके ऊपर एक खुद सेल्फ एनालिसिस करते थे, सेल्फ डीप स्टडी करते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो करते थे। अगर बात कही जाए कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के कहने पर चलते थे, है ना, जहां पर बैठा दिया जाए वहां बैठ जाते थे, जहां पर कर दिया जाए वहां हो जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके हाथ में सरकार थी और उन्होंने भी अपने कैबिनेट के अनुसार ही काम किया, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी थी सोचने समझने की, दूरदर्शिता देखने की, है ना, वो मिस्टर मोदी से कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है। मान लिया आपकी बात से मैं इस चीज में सहमत हूं, लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह जी ने एक बिल को पारित किया था
और उसी बिल को अगले दिन सुबह जाके राहुल गांधी जी ने पूरी की पूरी विधानसभा के सामने उस बिल को फाड़ दिया था। आपको पता है चीज का? पता है, नहीं पता है? तो आप बताइए कि जब मान लिया कि मनमोहन सिंह जी ने अपना पूरा दिमाग का, और पूरे अर्थशास्त्री थे, उन्हें पूरे अर्थशास्त्र का ज्ञान था, ठीक है ना, उन्होंने सब कुछ अपना दिमाग लगा के एक बिल को पारित किया, वो बिल बहुत अच्छा था। लेकिन जब उस बिल को और उस एक्ट को जब राहुल गांधी जी अगले ही दिन सभा में 20 सभा के आगे सामने उसको फाड़ के फेंक देते हैं, तो उनका वो अर्थशास्त्र, उनका अर्थशास्त्रीपना कहाँ गया, कहाँ काम आया? जब उनके मैं हाथ में ये पावर ही कहना नहीं चाहता थी हूं, अगर मिस्टर राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा था तो उस बिल को फाड़ने के कई कारण भी उपस्थित होंगे ना। वो कारण बताइए क्यों फाड़े थे। आप तो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है क्या वो डेट, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताइए कि उस बिल को फाड़ने का कारण क्या था। कौन सा बिल था? आप कौन सा बिल था, बिल का नाम बताइए, क्योंकि मैं इतनी स्टडी, मतलब कि मेरे पास इतने बिल हैं, उस बिल का नाम बता दीजिए तो मैं उसको खुद पढ़ के और खुद अपना तर्क लगा के आपको जवाब दे दूंगा। पहले आप मुझे उस बिल का कारण बताइए और बिल का नाम बताइए कि कौन सा बिल राहुल गांधी ने 20 सभा में फाड़ा था। बिल का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है पूरी तरह से, तो कारण बता दीजिए। कारण कुछ भी हो, अब आप मुझको ये बताइए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री और जो कि पूरी तरह से अर्थशास्त्री है, उसने जब किसी बिल को बना दिया है, तो एक राहुल, जिसको कि पूरी दुनिया पप्पू के नाम से पुकारती है, तो एक पप्पू होके और वो इस बिल को इस तरह से फाड़ सकता है कि इसका मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री का कोई अस्तित्व तो नहीं है। केवल और केवल वो एक पार्टी और एक मतलब घरेलू बात से केवल और केवल वो सुसज्जित है, उसको बना के वहां बैठा दिया है। जैसे वो कहेंगे, जैसे वो करेंगे, जो फाड़ेंगे करेंगे, उनका चलेगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जो भी अजय भैया ने बोला कि मिस्टर राहुल गांधी को दुनिया पप्पू बोलती है, ये बोलती है, ये तो हमारे वाद विवाद का लक्ष्य ही नहीं है कि हम किसको किसके जनरल नाम से बुलाते हैं। हमारा तो वाद विवाद ये है कि अगर मिस्टर राहुल गांधी ने कोई भी बिल फाड़ा था तो उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन तो होंगे, है ना, तभी उन्होंने फाड़ा था। या तो वो सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं होगा, अगर वेलफेयर में होगा तो वो कुछ ना कुछ संविधानिक अटकलें पैदा कर रहा होगा, इस वजह से फाड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मिस्टर जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने रिसेंटली पूरी भरी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के सामने मिस्टर मोदी को गले मिल लिया था। लेकिन प्रोटोकॉल तो ये कहता है ना कि अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन एक बोलते हैं ना, एक प्रेम भावना के सद्भाव से वो आए और गले मिल गए, तो उसमें किसी ने उनको आंख नहीं दिखाई। लेकिन एक जिस बिल के बारे में किसी को कंठस्थ ज्ञान नहीं है ना, जिस बिल के कारण नहीं पता, उस बिल को सामने रखा जा रहा है कि मिस्टर राहुल गांधी ने फाड़ दिया, तो उसने बिल फाड़ने से प्रधानमंत्री की उपस्थिति और गैर उपस्थिति का हम बड़ा विचार कर रहे हैं कि कहां गई थी उनकी उस समय प्रधानमंत्रिता इसमें नहीं कह सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था, तो कहीं ना कहीं उसमें एक क्या बोलते हैं, एक रजामंदी भी होगी, है ना, जो शासन चला रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि समकालीन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं और समकालीन पार्टियां ऐसी हो जाती हैं, बन जाती हैं कि कभी ना कभी हमको कुछ ना कुछ देखना पड़ता है सारे एंगल से। हम यही नहीं कि हमने कोई बिल बना दिया। संविधान में संशोधन क्यों होता है? क्योंकि हम कई सारे बिल ऐसे बना देते हैं कानून के रूप में जो कि सोसाइटी का वेलफेयर नहीं कर रहे होते हैं, तो हमको संविधान को संशोधन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो सेम थिंग वहां पर होगी। अगर वो बिल पास कर रहे थे उस समय, अगर वो बिल पास हो जाता, एक्ट कानून का रूप ले लेता, तो कहीं ना कहीं हमको फिर दोबारा संविधान को संशोधन करना पड़ता। तो ये सही हुआ ना कि एक्ट बनने से पहले उन्होंने बिल को फाड़ दिया लोकसभा में, भरी लोकसभा में, है कि नहीं है? जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने भरी हुई लोकसभा में बिल को फाड़ दिया। मैं नहीं कह रहा, आपके मित्र कह रहे हैं। जैसा आपने पूछा कि उन्होंने अगर बिल गलत है तो फाड़ दिया, पर ये नियमों के खिलाफ है। हम अगर बिल पास नहीं करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं, अपना विरोध उठाते हैं। और जैसा कि आपने बताया, किसानों का जो बिल पारित हुआ है उसमें मोदी सरकार ने साफ कहा है कि हम एमएसपी को नहीं हटा रहे हैं, हमें सिर्फ बाहरी विदेशी कंपनियों के द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, एमएसपी नहीं हटाया जा रहा है। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका नाम बताएंगे? सत्येंद्र। हाँ सत्येंद्र, मिस्टर सत्येंद्र, एमएसपी कितनी फसलों पे दी जा रही है आप बता सकते हैं मुझे? 24 फसलों पे से कितनी फसल पे एक्चुअली मिल रही है एमएसपी बताइए। एमएसपी ये किसने किया था? एमएसपी किया था कांग्रेस एक्चुअली तो कांग्रेस के शासनकाल में। पहले मुझे बोलने दीजिए, विपक्ष में बीच में बोलने की उपस्थिति ना करें प्लीज।
है ना। मुझे बोलने दीजिए सर, बात की जाए एमएसपी की, तो एमएसपी 24 फसलों पे दिया जाता है, लेकिन इन द रेजिमेंट, जो रेजिमेंट है मिस्टर मोदी का, उसमें केवल 4 या 5 फसल पे एमएसपी दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस जो एमएसपी दिया जा रहा है उसकी उपस्थिति को भी वो लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, है ना। ये बोल रहे हैं कि हम इस एमएसपी को नहीं डाले, क्योंकि वो एक तरीके से लालच दे रहे हैं किसानों को कि एमएसपी हमारी रहेगी, एज इट इज रहेगी, है ना। लेकिन किसान तो नहीं जान रहे हैं ना कि अगर उन्होंने कोई भी बिल पास किया है एमएसपी के फेवर में, तो एमएसपी जो 24 फसलों पे दी जा रही है, पहले तो 24 फसल पे पूरी करेक्टली एमएसपी मिलनी चाहिए, क्यों 4 फसल पे दी जा रही है, और 4 फसल जो मिल भी रही है उस वाले लाभ को आप छीन रहे हो किसानों से। तो किसान तो बोले, और मिस्टर मोदी का कहना यह भी है कि आपने ये बोला था ना कि मिस्टर मोदी विदेश की, क्या बोला था आपने, रिपीट करेंगे थोड़ा? कब? अभी बोला था कि मिस्टर मोदी विदेशी कंपनी द्वारा फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है किसानों को, उनकी विदेशी कंपनी द्वारा फायदा पहुंचाने के लिए ये जो कृषि कानून लागू किया गया है, विदेशी कंपनियों की तरफ फायदा पहुंचाया जाएगा। मैं ये बोलता हूं कि सपोज दैट सर, अगर कोई आज मेरी कोई हेल्प कर रहा है, आज मुझे कोई 3 रोटी खिला देगा, 4 रोटी खिला देगा, 1 दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, लेकिन वो मेरी पूरी लाइफ टाइम की तो गारंटी लेगा नहीं ना कि मुझे फीड करना है अनिल को। तो ऐसी सेम थिंग है, जब मिस्टर मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय संबोधित करने के लिए गए थे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, तो उस समय ये हुआ था कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने मोदी जी से बोला था कि आप सब्सिडीज कम कर दीजिए। तो मिस्टर मोदी जी ने उनके सामने घुटने देख के अपने ही जनता, अपने ही जो पक्ष था उसको कमजोर कर दिया। और रही बात ये मिस्टर मोदी का, क्या मिस्टर मोदी का कुछ नहीं कहना है, मिस्टर मोदी के अलावा कितने सारे स्कॉलर्स पढ़े, इंडिया भरी पड़ी है स्कॉलर से, इंटेलेक्चुअल से, है ना। उनका ये कहना है कि विदेश में मिस्टर मोदी ने जो भी प्रपोजल पाया उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया और एक्ट बना दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सर अमेरिका की अभी जीडीपी देखी जाए तो इट इज डेवलप्ड, है ना, इट इज डेवलप्ड, तो वो अब हमको अभी शुरुआत में फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन आगे जब हम क्या कहते हैं नेचुरल एनर्जी की बात करेंगे, तो नेचुरल एनर्जी में उनको खुद को फायदा नहीं होगा अगर वो क्रॉप्स को हमको एक्सपोर्ट करेंगे। ये भी तो तर्क लगाई है। यही जो बिल अभी जो क्या नाम है, किसान जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, वो केवल और केवल पंजाब के ही क्यों बैठे हैं? आप हमको ये बताइए, पंजाब के क्यों बैठे हैं? रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व किसानों का यूपी से हुआ, हरियाणा से हुआ, चंडीगढ़ से हुआ, पंजाब से हुआ। आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये पंचनद का राज्य है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा कल्टीवेशन और प्रोडक्शन होता है वीट का, ठीक है, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट जीडीपी में कैलकुलेट होती है। आपको ये पता है? आप ये बोल रहे हो कि आप ओनली पंजाब के क्यों बैठे हैं? अगर मैं बात करूं तो केरल के किसान सर पिछली साल चूहे खाकर चले गए थे पार्लियामेंट के सामने से, जब मोदी जी कहां पर थे? आप उसका आंसर दे दीजिए मुझे। वो भी तो इसी पक्ष में आए थे ना किसान, इसी एमएसपी के रेट के बारे में और इस एपीएमसी मंडी के बारे में। तब केरला के किसानों के बारे में आपने नहीं बोला कि केरला के किसान क्यों आए थे। आप आज बोल रहे हैं पंजाब के किसान, हरियाणा के, चंडीगढ़ के, पंजाब के सब आके सामने ऑल टुगेदर बैठ चुके हैं, तो आपको ये लग रहा है, खल रहा है कि वो क्यों आके बैठे हैं? अरे बाबा, केरल और बिहार के किसान भी आके बैठे थे, केरल के पिछले साल चूहे खाकर चले गए। जो कांग्रेस सरकार ने जो एपीएमसी लागू किया था, मुझे याद नहीं कौन से पर किया था, ये कांग्रेस सरकार द्वारा किया था, पर उससे जो गवर्नमेंट को जो घाटा हुआ था, जो गेहूं और चावल हम 1800 के दाम पर खरीदते थे, वो हमें 2 या 3 रुपए किलो के दाम पर हमें राशन शॉप में भेजना पड़ता था, और उसमें से कहीं ज़्यादा जो राशन शॉप वाला डीलर था वो उसे काले बाजार में बेच देता था। तो क्या इससे गवर्नमेंट को घाटा नहीं है?